हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर एसी सर्किट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आज मैं आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाने वाली हूं जो कि सीरीज आरएल सर्किट से रिलेटेड है। और सीरीज आरएल सर्किट से रिलेटेड जो जो फाइंडिंग्स हो सकती वो सब इवैल्यूएट करके मैं यहाँ पर बताऊंगी। एक सर्किट हमें यहाँ पर गिवन है जिसमें रेजिस्टेंस 10 ओम्स का और इंडक्टर 0.1 हेनरी का, ये दोनों सीरीज में है। और इस सीरीज कॉम्बिनेशन को एसी सप्लाई दे रहे हैं जिसकी आरएमएस वैल्यू 220 वोल्ट्स है। और अगर हम इसको फेजर वैल्यू बोले, फेजर वोल्टेज, तो 220 है और एंगल जो है वो 0 डिग्री है। मतलब ये इसका पोलर एक्सप्रेशन है। और सप्लाई जो दे रहे हैं वो हम 50 हर्ट्ज पर दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पता करना है। हमें फाइंड करना है इम्पीडेंस सर्किट का, हमें रिजल्टेंट करंट, मतलब ये वाला करंट, सप्लाई वोल्टेज जैसे 10 ओम्स और 0.1 हेनरी के अक्रॉस अप्लाई होते से कितना करंट बहेगा उसको रिजल्टेंट करंट बोल रहे हैं। पावर फैक्टर सर्किट का पता करना है, नेचर ऑफ पावर फैक्टर भी पता करना है और पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट भी पता करना है। इसके साथ साथ हमें रिएक्टिव पावर पता करना है। पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट का मतलब एक्टिव पावर होती है वॉट्स वाली, रिएक्टिव पावर मतलब वार्स वाली पावर Q। और अपरेंट पावर भी पता करना है, मतलब P प्लस JQ का जो कॉम्बिनेशन होगा S अपरेंट पावर, वो भी पता करनी है। इसकी यूनिट वॉट्स होती है, रिएक्टिव पावर की वार्स होती है और अपरेंट पावर की यूनिट वोल्ट एम्पियर होती है। और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर भी पता करना है हमें और वोल्टेज अक्रॉस L भी पता करना है। और लास्टली हमें फेजर डायग्राम भी ड्रॉ करना है। तो चलिए सबसे पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस पता करते हैं। एक्सेल जो होता है वो ओमेगा L से डिफाइन होता है। ओमेगा की वैल्यू 2πf होती है और f की वैल्यू यहाँ पर हमें 50 हर्ट्ज देकर रखी है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी है तो 50 हर्ट्ज देकर रखी है। और L की वैल्यू 0.1 हेनरी है। तो ये पूरा जब हम सॉल्व करेंगे 2 इंटू 50 100 हो जाएगा, 100 इंटू 0.1 10 हो जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 है तो 10 इंटू 3.14 31.4 ओम्स ऐसा हो जाएगा। अब Z कॉम्प्लेक्स जो होगा वो R और J एक्सएल से बनेगा। R की वैल्यू तो सीधे सीधे हम 10 रख रहे हैं प्लस J एक्सएल मतलब 31.4 J ऐसा सब्सटीट्यूट कर देंगे। अभी रेक्टेंगुलर फॉर्म है इस कॉम्प्लेक्स वैल्यू का, तो उसको हम पोलर में ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं। पोलर में एक मैग्नीट्यूड होता है जो मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है। पोलर मैग्नीट्यूड √10 स्क्वायर प्लस 31.4 स्क्वायर, मतलब √ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर का हो जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा पोलर का और एंगल होगा 10 इनवर्स ऑफ 31.4 डिवाइडेड बाय 10, ऐसे करके सॉल्व होगा। जब हम ये √10 स्क्वायर प्लस 31.4 होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 32.97 होगा। और एंगल जो आ रहा है 10 इनवर्स ऑफ 3.14, तो वो एंगल होगा 72.34 और ये हमें मिल रहा है ओम्स में। इसका मैग्नीट्यूड किस में होगा? ओम्स, मतलब इसकी यूनिट क्या होगी? ओम्स होगी। अब हमें रिजल्टेंट करंट सर्किट का ये वाला निकालना है। रिजल्टेंट करंट मतलब इस फेजर V की वैल्यू को Z कॉम्प्लेक्स से अगर मैं डिवाइड कर देती हूँ तो मुझे I फेजर मिल जाएगा। V फेजर कितना दिया? 220 एंगल 0 पोलर रिप्रेजेंटेशन में, और Z की वैल्यू जो है वो 32.97 एंगल 72.34 है। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, जो एक्चुअली ऑपरेटर दिया है वही परफॉर्म होगा। तो 220 डिवाइडेड बाय 32.97 होगा। पर एंगल में हमेशा न्यूमरेटर के एंगल से डिनोमिनेटर एंगल सब्ट्रैक्ट होता है, मतलब 0 - 72.34 ऐसा एंगल होगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 6.672 और एंगल जो होगा वो -72.34 ये होगा। और चूंकि ये करंट है तो हम एम्पियर्स इसकी यूनिट लिखेंगे। अब पावर फैक्टर पता करना है तो मैं फेजर डायग्राम जो 10th नंबर पे हमें फाइंड करना है वो पहले ही बना लेती हूँ ताकि हमको पावर फैक्टर और क्लियर हो जाए। यहाँ से तो समझ में आ रहा है नो डाउट, पर फिर भी पावर फेजर डायग्राम हमारा जो है वो सम सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा। तो तीनों में जैसा कॉमन जो है वो करंट आए, तो आई करंट को मैं रेफरेंस करंट ले लेती हूँ। ये रेफरेंस करंट जो होगा, रेफरेंस करंट ले लेती हूँ और इसी के अलोंग जो होगा वो हम VR वोल्टेज लेंगे रेजिस्टेंस के अक्रॉस का। एक वोल्टेज हमारा I के परपेंडिकुलर जो होगा वो VL होगा और साथ में
हम इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से निकालेंगे तो ये V मिलेगा। मतलब ये VL है, ये VL है और साथ में ये VR है। अब इस वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है, ये एंगल जो मिल रहा है हमें फाई एंगल मिल रहा है। ये वाला जो एंगल मिल रहा है वो हमें फाई एंगल मिल रहा है। तो यही पावर फैक्टर एंगल है। तो पावर फैक्टर जो होगा वो इस एंगल का कॉस होगा, जो मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो कॉस फाई जो होगा वो कॉस ऑफ 72.34 होगा, इक्वल टू 0.303 ऐसा ऐसी क्वांटिटी आएगी। अब ये पावर फैक्टर का नेचर हमसे पूछा गया है कि ये पावर फैक्टर किस नेचर का है। देखिए यहाँ पर पूछा नेचर ऑफ पावर फैक्टर 4th पॉइंट में। तो नेचर ऑफ पावर फैक्टर इस पर डिपेंड करता है कि करंट वोल्टेज को लैग कर रहा है कि लीड कर रहा है। तो यहाँ पर करंट वोल्टेज को लैग कर रहा है, इसलिए इस पावर फैक्टर का नेचर जो है या इस सर्किट का नेचर जो है वो लैगिंग सर्किट है या लैगिंग पावर फैक्टर है। यहाँ पर आपको करंट जो है वो -72.34 एंगल पर दिख रहा है, पर किसके रिस्पेक्ट में? अगर वोल्टेज को मैं रेफरेंस मान लूँ तो रेफरेंस से ये माइनस एंगल से पीछे ऐसा ये रिप्रेजेंट कर रहा है। पर जब हम एक्सप्रेशन लिखने जाएंगे Z का, S का या वोल्टेज का, तो उसमें हमें हमेशा इमेजिनरी टर्म पॉजिटिव साइन के साथ मिलेगी, क्योंकि VL, XL और Q ये तीनों पॉजिटिव J एक्सिस पे काम कर रहे हैं सीरीज RL सर्किट के लिए, भले ही इसका पावर फैक्टर लैगिंग हो। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिएगा, उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक टेबुलर फॉर्म में मैंने कंपैरिजन भी दिया था सारे टाइप के सर्किट्स का, तो वहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब अगर मुझे एक्टिव पावर निकालना है तो वो VI cos फाई होता है, हमें मालूम है। या फिर एक्टिव पावर निकालने का एक और तरीका भी मैं बता देती हूँ, पहले ये समझा देती हूँ। V मेरा क्या है? V फेजर 220 है, I फेजर कितना होगा? 6.672 इतना आ रहा है, और cos फाई की वैल्यू अभी अभी निकाली 0.303। तो सबका मल्टीप्लिकेशन करने पर मुझे P की वैल्यू 444.75 वॉट्स आई। हाँ, ये वैल्यू तब भी निकल सकती थी अगर मैं I इंटू VR कर देती, पर यहाँ पे मुझे VR की वैल्यू नहीं मालूम है, तो मैं I इंटू VR नहीं फाइंड कर सकती, अभी फिलहाल नहीं मालूम है। या फिर मैं I2R भी करती तो मुझे P की वैल्यू पता चल जाती। I की वैल्यू कितनी रहती? 6.672 होल स्क्वायर, और R की वैल्यू रहती 10, तब भी मेरा आंसर जो होता 444.75 वॉट्स ऐसे ही आता। अब अगर मैं Q की वैल्यू निकालने जाऊं तो Q की वैल्यू फाइंड आउट करने के कई तरीके हो सकते हैं, मल्टीपल। एक तो VI sin फाई है, एक तरीका है I2 XL है, एक तरीका है I इंटू VL। कुछ भी, किसी भी तरीके से, ये तरीका या ये तरीका, किसी भी तरीके से आप Q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि मैंने निकाली VI sin फाई से। V की वैल्यू 220, I की वैल्यू 6.672 और sin फाई की वैल्यू, मतलब साइन ऑफ 72.34 सब्सटीट्यूट किया। यहाँ माइनस का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे आप माइनस नहीं रखेंगे फाई के साथ, क्योंकि यहाँ पर Z, V और S तीनों का इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव J एक्सिस पर है, तो वहां पर प्लस ही आएगा। भले ही करंट में फाई जो दिख रहा है वो माइनस साइन के साथ दिख रहा है तब भी। तो लैगिंग पावर फैक्टर में हमेशा इमेजिनरी टर्म के साथ Z, S और V में आपको पॉजिटिव J टर्म ही मिलेगी, इमेजिनरी टर्म पॉजिटिव ही मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पे आपको साइन के साथ -72 नहीं रखना है, साइन 72.34 ही रखना है। तो आप इससे करें। अगर साइन की प्रॉब्लम यहाँ लगती है तो आप लोग बेटा सीधे सीधे I2 XL से पता करिए Q की वैल्यू, या फिर I इंटू VL से पता करिए। पर चूंकि अभी मैंने यहाँ पर VL नहीं पता किया है, ऐसे ही यहाँ पर मैंने आपको P की वैल्यू I इंटू VR बताई थी, VR नहीं फाइंड किया है, तो मैं I2R से भी सेम वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ और I2 XL से भी सेम वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। ये वार्स में होगा, इसकी यूनिट वार से। अपरेंट पावर जो होगी वो S इक्वल टू P प्लस JQ होती है। अब लैगिंग पावर फैक्टर है तो ये प्लस ही आएगा। अब P की वैल्यू 444.75 प्लस Q की वैल्यू 1398.66 है। अब ये पूरा रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है, पोलर में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, मतलब रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो हमें
1467.67 इतनी वैल्यू मिलेगी अपरेंट पावर की, और एंगल जो मिलेगा वो नेचुरली 1398.66 डिवाइडेड बाय 444.75 करते तो 72.34 ही मिलेगा। आप करके देखिएगा बेटा। तो इस तरीके से S का मैग्नीट्यूड अगर मैं समझने जाऊं तो 1467.67 है और इसकी यूनिट वोल्ट एम्पियर होती है। S को आप VI कॉन्जुगेट इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये S के मतलब फेज कॉम्प्लेक्स वैल्यू S की पता करने का एक और तरीका ये है, V जो होगा वो 220 एंगल 0 होगा और I कॉन्जुगेट मतलब 6.672 और कॉन्जुगेट एंगल -72.34 है उसका कॉन्जुगेट। मतलब हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट को हटा के हम इसके साइन को चेंज कर देंगे, मतलब प्लस से ये किस में हो जाएगा, सॉरी माइनस से ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इस तरीके से हम इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें S कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। 220 into 6.672 मतलब 1467.67 ही आएगा और एंगल्स का यहाँ पर एडिशन हो जाएगा, मतलब टोटल एंगल जो आएगा 72.34 डिग्रीज आएगा और इसकी यूनिट होगी वोल्ट एम्पियर। ये और एक तरीका है S की वैल्यू फाइंड आउट करने का। अब हम वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, मतलब मैं फाइंड करना चाहती हूँ VR और VR की वैल्यू होती है I इंटू R। तो I फेजर रखिए और R से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब I फेजर कितना है 6.672 और एंगल कितना है -72.34 और इसी को मैं R से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरे को, इसको मुझे ब्रैकेट चेंज कर देना चाहिए। इस पूरे को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये आ जाएगा 66.72, एंगल आ जाएगा -72.34 डिग्रीज। इस तरीके से आपको रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज पता चल जाएगा। VL जो है वो I, इसमें से बहने वाला करंट I इंटू XL होगा। पर अब अगर मैं VL को फेजर फॉर्म में निकालना चाह रही हूँ, मैंने VR को भी फेजर फॉर्म में निकाला है, तो अगर मैं VL को भी फेजर फॉर्म में निकालना चाह रही हूँ तो I फेजर इंटू कॉम्प्लेक्स XL की वैल्यू लूंगी और ये कॉम्प्लेक्स XL की वैल्यू J टाइम्स ऑफ XL होगी, क्योंकि Z जो है हमारा वो R प्लस J XL है। तो जब मैं इसको I से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये I से मल्टीप्लाई होगा, ये I से मल्टीप्लाई होगा, तो ये मुझे दे देगा पूरा V, ये मुझे दे देगा VR और ये मुझे दे देगा VL और J मुझे बता देता है VL की लोकेशन। तो मैं यहाँ पर फाइंड करना चाह रही हूँ VL फेजर। ये VL फेजर किसके बराबर है, J XL इंटू I के, तो J XL इंटू I ही मैं पता कर रही हूँ। I की वैल्यू किस में लूंगी, 6.672 फेजर में ले रही हूँ, तो मैं एंगल भी ले रही हूँ -72.34। J XL को मैंने J31.4 रखा जो हम निकाल चुके XL की वैल्यू सबसे शुरू में सम सॉल्व करते टाइम। तो 6.672 यही रखा, -72.34 एंगल करंट का रखा। अब मैं J को लिख सकती हूँ एंगल 90, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 31.4 है, पर J हमेशा रेफरेंस के साथ पॉजिटिव एक्सिस, रियल पॉजिटिव एक्सिस के साथ 90 डिग्री पर होता है, तो J की डायरेक्शन एंगल 90 डिग्री है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि J को कितने एंगल से रिप्लेस किया जाता है, तो J को हमेशा प्लस 90 डिग्री से रिप्लेस किया जाता है और माइनस J को -90 डिग्री से रिप्लेस किया जाता है। तो यहाँ पर प्लस J है तो मैंने 90 डिग्री से इसे रिप्लेस कर दिया। तो अब मेरा J31.4 जो होगा वो मैग्नीट्यूड पोलर फॉर्म में, ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर से पोलर में आ गई, मैग्नीट्यूड इसका 31.4 है और एंगल इसका 90 डिग्री है। तो 6.672 एंगल -72.34 और इसका मल्टीप्लिकेशन, तो मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन हुआ जो कि 209.5 वोल्ट्स है और एंगल का एडिशन होगा, क्योंकि हम दो पोलर फॉर्म्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ये एंगल्स का एडिशन होगा। तो 90 -72.34 जो होगा वो 17.66 डिग्री है। ये कहाँ लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है ये वाला। हमारा रेफरेंस फेजर कौन सा है,
V एंगल 0, क्योंकि हमने इसके मैग्नीट्यूड को कितना लिया है, फेजर 220 और एंगल इसका 0 डिग्री है, तो ये हमारा रेफरेंस फेजर है। तो I फेजर आपको -72 डिग्री लगभग पीछे मिला था, और VL आपको कितने डिग्री से आगे मिल रहा है, +17.66, ये 17.66 डिग्री से आपको VL रेफरेंस से आगे मिल रहा है। तो जो भी एंगल आप किसी भी वोल्टेज या करंट का निकाल रहे हैं इस प्रॉब्लम में, वो विथ रिस्पेक्ट टू V एंगल 0 निकाल रहे हैं। इसके रिस्पेक्ट में करंट, इसके रिस्पेक्ट में VL, इसके रिस्पेक्ट में VR निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो। अब आप कहेंगे वहां पर मैंने JXL को XL 90 डिग्री से या 31.4 एंगल 90 डिग्री से रिप्लेस किया, तो यहाँ R को क्यों नहीं किया? बेटा मैं R को भी कर सकती थी 10 एंगल 0 से, 10 एंगल 0 से करती 6.672 इंटू 10 से तो 66.72 आता, और -72.34 प्लस 0 करके -72.34 ही आता। इसे भी मैं पोलर फॉर्म में R को ऐसे लिख सकती थी, रियल पार्ट और एंगल 0 जैसा वहां लिखा, तो यहां मुझे VR फेजर मिलता। अगर आपसे पूछा जाता कि VR का मैग्नीट्यूड बताओ, तो फिर मैं ये फेजर कुछ नहीं करती, मैं एंगल नहीं निकालती, ये एंगल नहीं रखती, सिर्फ और सिर्फ मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल के रख देती, 6.672 इंटू 10 कर देते, तो सीधे सीधे ये वाला मैग्नीट्यूड निकल जाता, तब VR फेजर में नहीं होता। ऐसे ही VL को आपको मैग्नीट्यूड में निकालना है तो कोई एंगल मत रखिए, कोई एंगल मत रखिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन करके VL वोल्ट्स निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, इस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल हम तरह तरह से कर सकते हैं, जैसा पूछा जाए उस हिसाब से। मैंने आपको यहाँ पर P को निकालने का तरीका VI cos phi I स्क्वायर R या VR इंटू I करके भी P निकल सकता है। क्या? VR इंटू I करके भी P निकल सकता है। तो कई तरीके हो गए, 1 2 3 और 4 ये नहीं, 1 2 और 3 तरीके हो गए जिससे P निकल सकता है। ऐसे ही Q भी निकल सकता है 1 2 और 3 तरीके से। एपरेंट पावर निकालने के भी मैंने 2 तरीके बताए, S इक्वल टू P प्लस JQ करके, या S इज इक्वल टू VI कॉन्जुगेट करके। VI कॉन्जुगेट मतलब I का कॉन्जुगेट करना है, मतलब I का जो एंगल है उसका साइन बदल दो, या फिर I अगर आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में दिया गया है तो आप उसके इमेजिनरी का साइन चेंज कर दोगे। इस तरीके से आप S इज इक्वल टू VI कॉन्जुगेट से भी निकाल सकते हो। और VR I इंटू R मैंने मैग्नीट्यूड वाइज या VR फेजर, ऐसे ही VL फेजर या VL मैग्नीट्यूड वाइज, हर तरीके से आपको इस प्रॉब्लम में अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट करके बताई हैं। फेजर डायग्राम मैंने लास्ट में पूछा है, पर बेटा हमेशा फेजर डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ कर लेना चाहिए। एक चीज और फिर से मैं कहूंगी, आप कहेंगे V एंगल 0 को मैडम ने टिल्टेड क्यों बनाया है? तो बेटा टिल्टेड इसलिए बनाया है कि अगर मैं इस फेजर डायग्राम को रोटेट कर दूं ना फाई एंगल से नीचे की तरफ, तो V एंगल 0 जो होगा वो हॉरिजॉन्टल पे आ जाएगा, I पीछे चला जाएगा, VL ऐसा हो जाएगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये चीज डिस्कस की है, प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो उम्मीद है आपको सम प्रॉब्लमेटिक नहीं लगा होगा, इजी लगा होगा, और इस तरीके के सॉल्व सम्स आप 2-4 लगा के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। लैगिंग पावर फैक्टर का कतई मतलब नहीं है कि हर जगह आप -5 रखेंगे, नहीं। लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब है वोल्टेज को करंट फाई एंगल से लैग कर रहा है। पर Z का एक्सप्रेशन R प्लस जे XL होगा, S का एक्सप्रेशन P प्लस जे Q होगा, और V का एक्सप्रेशन VR प्लस जे VL होगा। इस तरीके से आपको कुछ टिप्स जो है वो याद रखनी है, अदरवाइज इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट टाइम पे इन सब चीज़ों को लेकर कंफ्यूज होते रहते कि अरे लैगिंग लिखा है तो सब जगह जे के आगे माइनस साइन लगा देना है। बिल्कुल नहीं बेटा। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे वीडियो से ज़्यादा पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाइए। थैंक यू।